श्री नरेंद्र मोदी जी। तो चुनावी साल में 5वीं बार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार मोतिहारी से दिया बड़ा नारा। उन्होंने कहा कि हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि बनाएंगे समृद्ध और विकसित बिहार। एक बार फिर एनडीए सरकार का नारा एनडीए के सभी सहयोगी दलों को भी दिया। आइए बताते हैं प्रधानमंत्री ने अपने इस पूरे भाषण में किन बातों को रखा, क्या बड़ी बातें रही। मोतिहारी गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनसभा में जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया है। प्रधानमंत्री के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने इस मंच से कहा कि बिहार के चहुमुखी विकास के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने इस मंच से तमाम उन योजनाओं को भी गिनाया, जनता के सामने रखा, जो लगातार केंद्र और राज्य सरकार जनता के लिए काम कर रही है। भारत के पूर्वी राज्य विकास की नई रफ्तार पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार अपने विकसित भारत और विकसित बिहार की यात्रा पर है। गरीब कल्याण की योजनाएं गरीबों तक सीधे पहुंच रही हैं। अब एनडीए सरकार के समय जो बदलाव हुए उनको भी गिनाया। प्रधानमंत्री ने कहा बिहार से बदला लेने वाली राजनीति को समाप्त किया गया है। आरजेडी और कांग्रेस के राज में विकास पर ब्रेक था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आरजेडी का दौर खत्म हुआ है और अब विकास का दौर शुरू हुआ है बिहार में। आरजेडी और कांग्रेस के राज में गरीब को पक्के घर मिलना असंभव था। प्रधानमंत्री ने इस मंच से भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर भी कड़ा प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे अफसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अफसर गया जी में बने। प्रधानमंत्री ने इस मंच से कहा कि पुणे की तरह पटना में भी औद्योगिक विकास हो। प्रधानमंत्री ने देश के अलग अलग राज्यों की तुलना बिहार से करते हुए कहा कि जब बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार सबसे ज्यादा जरूरी है। बिहार में लखपति दीदी की संख्या बढ़ रही है। केंद्र की तमाम योजनाओं का बड़ा असर अब बिहार में दिखाई दे रहा है। बिहार के लोग तभी आगे बढ़ेंगे जब बिहार का युवा आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने इस मंच से नारा दिया समृद्ध बिहार, युवक को रोजगार। यही सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। हमारा संकल्प समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार। तो 2025 विधानसभा चुनाव से पहले मोतिहारी से प्रधानमंत्री ने चुनाव के एजेंडे बहुत साफ कर दिए हैं। बिहार में नक्सलवाद पर हुआ प्रहार, एनडीए सरकार के दौरान जिस तरह से नक्सलवाद को समाप्त करने पर कई बड़े कदम उठाए गए हैं, उसका भी जिक्र किया। बिहार की धरती से प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर का संकल्प लिया था, उस संकल्प को ऑपरेशन सिंदूर में पूरा किया गया। आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस संकल्प को बिहार की धरती से ही प्रधानमंत्री ने लिया था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया ने जाना कि अगर भारत कोई संकल्प लेता है तो किस तरह से उसे पूरा करता है। बिहार में न सामर्थ्य की कमी है, ना ही संसाधन की, सिर्फ एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी, जिसको लेकर प्रहार किया आरजेडी के पूरे शासनकाल पर। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के संसाधन बिहार की प्रगति का माध्यम बन रहे हैं। ये बदला है दौर एनडीए सरकार के दौरान। आज से पहले तक के दौर की तुलना की प्रधानमंत्री ने एनडीए के दौर में, और प्रधानमंत्री ने इन बातों को साफ रखा कि किस तरह से अब बिहार के किसानों के उत्पाद और आय को बढ़ाना एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। और उसी प्राथमिकता को आगे लेते हुए प्रधानमंत्री ने हाल के कैबिनेट में जो फैसला लिया गया धन धान्य कृषि योजना का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि किस तरह से ये देश में एक बड़ी संख्या में किसानों की समृद्धि के लिए इस योजना की शुरुआत की जा रही है। रेल सड़क से जुड़ी हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हुई है। आज भी प्रधानमंत्री ने 4 अमृत रेल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है और कनेक्टिविटी को लेकर लगातार रेल और रोड कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए एनडीए सरकार लगातार काम कर रही है, केंद्र सरकार काम कर रही है, जिसका एक बड़ा असर बिहार के अन्य राज्यों के साथ कनेक्टिविटी में दिख रहा है। एक बार फिर एनडीए सरकार बनाएंगे नया बिहार, एक ये बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया विधानसभा चुनाव के लिए। एक बार फिर एनडीए सरकार बनाएंगे नया बिहार। नए बिहार की नींव रखी जा चुकी है एनडीए शासनकाल में, और उसी रोड मैप को लेकर लगातार आगे बढ़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री की मोतिहारी की आज की सभा बेहद महत्वपूर्ण रही। 7,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने। बिहार में आने वाले चुनाव को लेकर भी आज की प्रधानमंत्री की इस जनसभा और इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। इस पर और बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर हमारे साथ जुड़ गए हैं।
शेखर अय्यर, मोतिहारी को चुनने के पीछे के कुछ बड़े कारण साफ दिखाई देते हैं, क्योंकि मोतिहारी यानी कि चंपारण का हिस्सा, चंपारण बीजेपी का एक बड़ा गढ़ रहा। 4 सीटें, 22 सीटें कुल हैं, 21 से 22 सीटें हैं, जिसमें 17 सीटों पर 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, एनडीए के सहयोगियों ने की थी। 4 सीटें जो बाकी थी, लेकिन बड़े संदेश क्या आप देखते हैं प्रधानमंत्री के संबोधन से विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, जब चुनाव का मौका है, जब चुनाव आ रहा है, तो प्रधानमंत्री हमेशा मानते हैं कि सरकार की हिसाब देने का समय है। कि सरकार ने पिछले 5 साल और पिछले 11 साल में जो कुछ केंद्र सरकार ने किया है बिहार के लिए, उसका एक विवरण देने का एक दायित्व हमेशा पीएम लेते हैं, क्योंकि चुनाव अक्टूबर नवंबर के पे होना है। आज से ही उन्होंने जो बातें आज बताई कि क्या क्या सरकार ने किया है, पिछड़ापन दूर करने के लिए क्या क्या कदम लिया है, और पिछड़ापन वो व्यक्ति का हो या समाज का हो, ये सरकार कैसे वचनबद्ध है, कमिटेड है और क्या क्या कर रहा है, एक प्रकार से डिटेल देकर मुझे लगता है कि आज इस जो आने वाले चुनाव का जो एनडीए का जो एजेंडा क्या रहेगा, और खास करके विकास का एजेंडा उन्होंने आज पीएम सामने रखा है। जी शेखर अय्यर साहब, अगर हम तुलना करें, क्योंकि चुनावी साल है, तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी शक्ति भी दिखा रही हैं और साथ में रणनीतियों की भी एक तरह से जंग है ये। ऐसे में आरजेडी की तेजस्वी यादव की उस रैली को अगर आप गांधी मैदान की याद करें और जो संदेश देने की कोशिश की थी, और आज मोतिहारी से प्रधानमंत्री जब समृद्ध बिहार और विकसित बिहार की बात करते हैं और एनडीए को फिर लाने की बात करते हैं, तो किस तरह से आप 2 दलों की पूरी रणनीति को देख रहे हैं? देखिए, एनडीए के सामने सबसे बड़ी जो ये है, मैं मानता हूं कि जो जिसको आप यूएसपी कहिए या सेलिंग पॉइंट कहिए, वो अपना रिकॉर्ड। देखिए, नीतीश के साथ जब से सरकार दोबारा बनी है, वहां पे किस तरह की कार्यक्रम वहां पे मतलब इम्प्लीमेंट हुआ है, कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, इंडस्ट्री का हो, जो जितने शिलान्यास और जितना लोकार्पण, आप उसको कंपेयर भी करेंगे, एनडीए का जो वहां पे राजनीति है एक विकास की राजनीति है। दूसरी तरफ अगर विपक्ष को देखा जाए, विपक्ष का हमेशा लगातार एक नेगेटिव एजेंडा है। आज तक आपने कभी विपक्ष पार्टियों से कोई ऐसा एजेंडा नहीं सुना है कि भाई एनडीए का विकल्प ये हम करेंगे। मतलब आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लीजिए, रोजगार देने की बात ले लीजिए, ज्यादा से ज्यादा हम क्या देख रहे हैं कि एक प्रकार से जिस तरह अभी जो वोटर रिवीजन हो रही है, उस पर भी आप जैसा इनके लिए, विपक्ष के लिए घुसपैठियों की वोट बहुत जरूरी है, इससे उस पर ज्यादा विवाद हो रहा है। भाई आप अगर विपक्ष अगर आना चाह रहा है, आरजेडी कांग्रेस जो भी पार्टी है उनके विपक्ष के ग्रुप में, उनके सामने बिहार विकास के लिए क्या कल्पना है, उसके सामने एनडीए की, देखिए एनडीए का तो रोड मैप बड़ा क्लियर आज पीएम ने प्रस्तुत किया है, लेकिन विपक्ष की तरफ से अगर इनको काउंटर करना है तो आगे सामने क्या बता रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस जो आज जो प्रधानमंत्री का मोतिहारी से जो मैसेज है, एक प्रकार से डेवलपमेंट एजेंडा पर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि इलेक्शन एजेंडा डेवलपमेंट एजेंडा होनी चाहिए, ना केवल पॉलिटिक्स के एजेंडा नहीं होगा। पॉलिटिक्स का एजेंडा शेखर अय्यर साहब, या यूं कहे कि सांप्रदायिक एजेंडा नहीं होगा, चुनाव होगा तो डेवलपमेंट एजेंडा पर ही चुनाव आगे बढ़ेगा, और किसी भी राजनीतिक पार्टी को यह बताना होगा कि समृद्ध और विकसित बिहार की अगर बात की जाएगी तो आखिर उस पार्टी के पास अपना रोड मैप क्या है। क्या आपको लगता है कि मौजूदा बिहार विधानसभा चुनाव आने वाले समय में तेजस्वी यादव के पास एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अपने पिता की लेगेसी को अगर आगे लेके जाने की बात वो करते हैं तो उसमें कोई ऐसे बड़े काम नहीं है जिसको वो विकसित बिहार के तौर पर दिखा सके? प्रीतू जी, जो तेजस्वी यादव अगर लालू जी की लिगेसी की बात करेंगे, वो लिगेसी क्या लिगेसी है? वो लिगेसी तो बिहार के लोग जानते हैं। उस लिगेसी में 16 साल जो आरजेडी का ये रहा, पहले लालू जी का, फिर राबड़ी देवी जी का, क्या बिहार के जनता चाहेंगे कि फिर वही वो कार्यकाल फिर वापस आए? उस पीरियड में लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत थी, आप जो आर्थिक स्थिति क्या थी बिहार की, तो ना दिशा थी ना कोई दशा थी, कुछ नहीं थी। और आज भी क्या देख रहे हैं कि ज्यादातर जो हम पॉलिटिक्स देख रहे हैं, विपक्ष की पॉलिटिक्स, ज्यादातर एक कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स चल रहा है। तो फलाना समुदाय और फलाना समुदाय मिलकर हमारी ये रहेगी, ये जो स्ट्रेटेजी है, उसके सामने अगर आप आज प्रधानमंत्री की जो एजेंडा सामने रखा है, उन्होंने कई बातें की। देखिए, खास करके उन्होंने जो 160 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, जो
जो जिसको लेकर कहा भी जो अति पिछड़े डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर फिर वहां पे एक स्पीड ट्रैक पे जो विकास लाने की जो बड़ी कोशिश हुई है, ये एक, और उसमें कई जिले, कई जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में बिहार के कई जिले हैं उसमें, और उसमें कई काफी चीजें बदली है वहां पे। तो इस तरह उन्होंने देखिए आदिवासी इलाके में भी क्या क्या ये हुआ, तो परिवर्तन हुआ है, क्या क्या कार्यक्रम शुरू किए गए, उसका फायदा कैसे पहुंचा है। तो हर बात पर पीएम का ये हमेशा एक ये रहा है, भाई हमने ये किया है, आप ग्राउंड में देख लीजिए, आवास योजना ले लीजिए, जल जीवन मिशन ले लीजिए, इससे बिहार के उन जिलों में जहां ये कार्यक्रम लागू हुआ है वहां को लोगों तक क्या क्या चीजें पहुंची है, ये लोग स्वयं देख पा रहे हैं। बिल्कुल शेखर अय्यर साहब, लेकिन 2-3 फैक्टर हैं जो बेहद अहम है बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाज से। पहला फैक्टर तो सबसे बड़ा ये है जातिगत राजनीति। 2015 के बाद से जो लगातार चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी, और 20 में अगर हम एनडीए की बात करें तो वो कामयाबी नहीं मिली भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को। और इसका एक बड़ा एक तरह से कारण माना जा रहा है कि जो जातिगत राजनीति है उसको साधने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एनडीए की कमियां कहें या फिर उस पूरी रणभेदी को नहीं उसको पार कर पा रहे हैं। ऐसे में 2025 में क्या वो तस्वीर बदली है कि आपको ये संभव लगता है अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए? नहीं, जो जाति की और पे जो राजनीति, शेखर साहब आपको रोकती हूँ, सीधे रुक करेंगे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय का, जहां बीजेपी प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं के समर्थन में आ गए। राहुल गांधी का कहना है कि माय ब्रदर इन लॉ एंड हिज फैमिली हैव बीन हाउंडेड फॉर द लास्ट 10 years। जैसा कि आपको पता है, जो चार्जशीट ईडी ने फाइल की है रॉबर्ट वाड्रा के विरुद्ध, उसमें बड़े गंभीर आरोप है। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी में मात्र 1 लाख रुपए थे जब उन्होंने 58 करोड़ का लैंड डील किया, और राहुल गांधी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या इसको जो है राहुल गांधी हाउंडिंग मानते हैं? आज एक तो राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरी तरह से या तो उनको जानकारी थी रॉबर्ट वाड्रा के काले कारनामों के बारे में, या हो सकता है कि वो पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व भी थे। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड केस में कुछ इसी प्रकार के आरोप, इसी प्रकार के चार्जेस जो हैं वो राहुल गांधी के खिलाफ हैं। यंग इंडिया लिमिटेड जो कंपनी उन्होंने बनाई थी, उसने मात्र 50 लाख रुपए देकर 2000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति को हड़पने का काम किया था। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा, जिनके बैंक अकाउंट में मात्र 1 लाख है, वो 58 करोड़ की डील करते हैं। दूसरी तरफ यही काम करने का आरोप राहुल गांधी पर है, जिन्होंने यंग इंडिया लिमिटेड के जरिए 50 लाख के एवज में 2000 करोड़ से ऊपर की संपत्तियां हड़पी थी एजेएल की। तो ये 1-2 का 4-4-2 का 1 में पूरी तरह से राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा जो है भागीदार दिखते हैं। ये भी दुख की बात है, आप सब ने देखा है किस तरह से परसों जो है राहुल गांधी जब असम में थे तो उन्होंने एक प्रकार से धमकी दी थी हिमांता बिस्वा शर्मा जी को कि आप गिरफ्तार होंगे, जल्दी गिरफ्तार होने वाले हैं। ये कांग्रेस की जो इमरजेंसी की मानसिकता है वो उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। 1975 में जिस प्रकार से वो लोगों को अंदर करते थे, आज भी वही कल्पना कर रहे हैं, आज भी वही सपने देख रहे हैं कि लोगों को अंदर करेंगे। लेकिन जिनके बारे में, हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में वो ये बयान दे रहे थे, हिमंता बिस्वा शर्मा एक इलेक्टेड सीएम है, निर्वाचित सीएम है, जिनके ऊपर दूर दूर तक कोई आरोप नहीं है। कम से कम राहुल गांधी ने तो कोई आरोप नहीं कहे, तो ऐसे ही किसी को उठा के जेल में डाल देंगे। तो जिस प्रकार का उनका ट्वीट रॉबर्ट वाड्रा के संदर्भ में आया है और जिस प्रकार का बयान उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा जी के विरुद्ध दिया है, एक बार फिर यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी जो है उसको न्यायिक प्रक्रिया से, जांच की प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं है। आज भी वो इमरजेंसी की मानसिकता में यकीन करती है और वही धांधली करना चाहती है देश में जो आज से 50 साल पहले कर रही थी। तो ये तो भाइयों, ये मित्रों,
राहुल गांधी के विषय में हो गया, जो उन्होंने आज ट्वीट डाला था। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य इससे आगे जाकर कुछ ऐसी सरकारी योजनाओं के बारे में भी आपको बताना था, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, जिन्हें विशेष कामयाबी मिली है और जो गरीबों के जीवन को सार्थक बनाने में बहुत उपयोगी काम कर रहे हैं। पिछले शनिवार प्रधानमंत्री मोदी जी ने, प्लीज थोड़ा मोबाइल मत यूज कीजिए, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं यहाँ पे। पिछले शनिवार प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और एडिशन, रोजगार मेला का एक और एडिशन जो है प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया था, जिसमें लगभग 51,000 लोगों को नौकरियां दी गई थी। अक्टूबर 22, 2022 को ये स्कीम लागू हुई थी। रोजगार योजनाओं का जो इनिशिएटिव है वो उस पहले संस्करण से शुरू हुआ था। आज कुल मिलाकर 16 एडिशंस में 10 लाख लोगों को नौकरियां इससे मिली हैं। तो अगर आप औसत देखें, प्रति रोजगार मेला में लगभग 62,500 लोगों को नौकरियां मिली हैं। पिछले शनिवार जुलाई 12 को जो संस्करण हुआ था रोजगार मेला में, उसमें 47 अलग अलग लोकेशन पर पूरे देश में यह आयोजित किया गया था, जिसमें 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटे गए थे। देखिए, सबसे विचित्र और सबसे अच्छी बात इन रोजगार मेलाओं की यह है कि जो पुरानी धारणाएं थी, जब लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर चल के एग्जाम देते थे, जॉब इंटरव्यू के लिए जाते थे और उसके बाद महीनों प्रतीक्षा करते थे, वो पूरी धारणा, वो पूरी जो पुरानी संकल्पना है जॉब प्राप्त करने की, नौकरी प्राप्त करने की, रोजगार मेला ने बदल दी है। यहां जो आपके आवेदन जो है, सरकारी डॉक्यूमेंट्स जो सरकार के पास मौजूद हैं और जो सरकार के पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं, इन दोनों को मिलाकर आपको ढूंढ कर जो है नौकरियां बांटी जा रही हैं। तो ये पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट है, एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। जो पूरा जो जॉब क्रिएशन का अप्रोच है, उससे ये पूरा जो जॉब क्रिएशन का अप्रोच बदल जाता है पूरे देश में। एक जॉब क्रिएशन जिसमें लोग तपस्या करते थे जॉब पाने के लिए, अब सरकार जो है मिशन मोड में आकर जॉब प्रदान कर रही है। और इससे विशेष तौर पर सामाजिक एक हर्ष, एक सामाजिक उत्तेजना आई है। तुरंत जिन लोगों को नौकरियां प्राप्त हो रही हैं रोजगार मेले के जरिए, तुरंत उनकी स्किल डेवलपमेंट की दिशा में उस पर काम किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको फिगर बताया, ये फिगर बयान करते हैं कि कितने बड़े स्तर पर इस योजना को कामयाबी मिली है। मात्र 20 महीने में कुछ 10 लाख जॉब जनरेट हुए हैं और हर महीने लगभग ये हो रहा है, और हर महीने में लगभग 50-60 हज़ार नई नौकरियां जनरेट हो रही हैं। एक और योजना जो सरकार ने 24 अप्रैल 2020 को शुरू की थी, ये पंचायती राज दिवस के दिन शुरू की थी और ये पंचायती राज मिनिस्ट्री के अंडर आता है, वो है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना के तहत, स्वामित्व योजना जो है डिजिटल इंडिया का एक बहुत अच्छा टूल बनकर उभरा है। स्वामित्व योजना के जरिए डिजिटल लैंड होल्डिंग कार्ड्स जो हैं, लगभग 3 लाख गांवों में ड्रोन टेक्नोलॉजी के उपयोग से 2 करोड़ लोगों को बांटे गए हैं। 2 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड्स, डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड्स बांटे गए हैं और कुल वैल्यू इन 2 करोड़ प्रॉपर्टीज का जिसके कार्ड्स बनाए गए हैं, आज 100 ट्रिलियन से ऊपर है। इससे लाभ क्या हो रहा है, यह आपको समझना होगा। जहां बड़े स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन को लेकर विवाद होते थे, डिस्प्यूट्स होते थे, अब जब आपके पास डिजिटाइज्ड कार्ड्स हैं तो इन डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन, इनका सॉल्यूशन भी आसान हुआ है और जो कुल मिलाकर ये डिस्प्यूट्स के एग्जिस्टेंस में भी एक बहुत बड़ी कमी आई है। दूसरी तरफ
चूंकि ये डिजिटल कार्ड्स इतने बड़े स्तर पर 2 करोड़ लोगों के पास मौजूद हैं, लोन लेने की स्थिति में ये सबसे आसान माध्यम बन जाते हैं, ये सबसे आसान प्रूफ बन जाते हैं कि आप इसके जरिए लोन उठा सकते हैं। इससे आर्थिक समृद्धि आ रही है। भविष्य के लिए जब हम रूरल डेवलपमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, नए सड़क का निर्माण कर रहे हैं गांव में, तो इकोनॉमिक प्लानिंग में इसमें विशेष मदद मिल रही है, क्योंकि इन कार्ड्स के जरिए जो ड्रोन टेक्नोलॉजी से स्थापित किए गए हैं, बनाए गए हैं, जो लैंड होल्डिंग के पैटर्न जो है वो बनाए गए हैं, बड़े स्तर पर प्लानिंग हो रही है और गांवों का विकास हो रहा है। तो आज इसमें एक बार फिर जो डेटा है वो बता रहा है, बयां कर रहा है कि कितने बड़े स्तर पर 2 करोड़ अगर प्रॉपर्टी कार्ड्स केवल पिछले 3.5 साल में, और 3.5 साल भी पूरे नहीं हुए, 24 अप्रैल 2022 को लॉन्च हुआ था ये स्कीम। 3 साल में 2 करोड़ से ऊपर प्रॉपर्टीज की पूरी तरह से जांच होकर ये कार्ड्स बन चुके हैं। 3 लाख गांव जो हैं इससे विशेष तौर पे लाभान्वित हुए। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, डिजिटल इंडिया का, इन सब का समावेश जो है आप ग्रामीण भारत में इस स्कीम के जरिए देख सकते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने अपने स्पीच में नमो ड्रोन दीदी योजना का भी जिक्र किया था। नमो ड्रोन दीदी योजना एक और ऐसी योजना है जो विशेष तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी और ड्रोन टेक्नोलॉजी, इन सब का समावेश करके बड़े स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, और यह स्कीम तो विशेषकर केवल महिलाओं के लिए है, तो महिलाओं की जो उन्नति हो रही है उसमें एक विशेष भूमिका निभा रही है। ड्रोन दीदी योजना जो है वो 30 नवंबर 2023 को लागू हुई थी। इसमें कुल टारगेट था कि आने वाले 3 वर्षों में 3 करोड़ लखपति दीदी जो है इसके जरिए बनाया जाना था, और पहले वर्ष के अंत में ही लगभग इसमें जो है आधा टारगेट 1.5 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए जो है महिलाओं तक रीच आउट किया गया, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, और एक बड़े स्तर पर लगभग 1.5 करोड़ ड्रोन दीदी जो है आज मौजूद है हमारे गांव में। इसका पर्पस इसका उद्देश्य मैं आपको संक्षेप में बता दूं। ड्रोन दीदी टेक्नोलॉजी क्या है? ड्रोन्स के जरिए जो है क्या इष्टतम जो है ऑप्टिमल फार्मिंग की जा सकती है। जब खेतों में फर्टिलाइजर डाले जाते हैं तो क्या वो सही संख्या में डाले जा रहे हैं या ज्यादा या कम संख्या में डाले जा रहे हैं? जो केमिकल्स हैं वो किस प्रकार से कम किए जा रहे हैं? तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत ही साइंटिफिक तरीके से महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें कि वो ड्रोन में ही ऐसी सेटिंग्स कर दें जिससे खेती में सबसे बेहतर प्रावधान हो, फर्टिलाइजर में जो है कम जो केमिकल्स हो वो कम से कम हो और उत्पादकता सबसे ज्यादा हो। और इसके जरिए 15 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है महिलाओं को, जिसमें 5 दिन जो है वो ड्रोन पायलटिंग के लिए है और 10 दिन जो है वो एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस के लिए है। तो इसमें जो है, जैसा कि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा टेक्नोलॉजी के लोकतांत्रिकरण की बात की है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, कि क्या टेक्नोलॉजी का लाभ सबसे पिछड़े कस्बों तक पहुंच रहा है। और उसका सबसे जीवंत उदाहरण ड्रोन दीदी प्रोग्राम है, क्योंकि इसमें महिलाएं ही बड़े स्तर पर और सब महिलाएं ही पूरी तरह से लाभान्वित हो रही हैं। एक बार फिर जो फिगर हैं वो बहुत ही आशान्वित करने वाले फिगर हैं। जैसा कि मैंने कहा, पहले 3 साल का टारगेट थी 3 करोड़ महिलाओं को लाभान्वित करना, जिसमें 1.5 करोड़ जो है अब तक लाभान्वित हो चुकी हैं। इसी प्रकार के कई और स्कीम्स हैं जिसका विशेष लाभ हो रहा है, और हमारी कोशिश यही होती है कि राजनीतिक गहमा गहमी के बीच कुछ ऐसे स्कीम्स के विषय में भी आपको बताते रहें जिससे कि देश
का भला हो रहा है, देश के लोगों का भला हो रहा है, जनता का भला हो रहा है, गरीबी दूर हो रही है। तो मूल तौर पर ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। आपके प्रश्नों की प्रतीक्षा रहेगी। भाजपा प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर कई मुद्दों को गिनाया, जहां एक तरफ उन्होंने पहली बात की कि राहुल गांधी किस तरह से रॉबर्ट वाड्रा के बचाव में उतरे और उन्होंने कहा कि 10 साल से ईडी परेशान कर रही है। हम बता दें कि ईडी ने अपने शिकंजे को और कसते हुए गुरुग्राम जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। उसके बाद राहुल गांधी ने यह कहा, और यही नहीं, राहुल गांधी ने असम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर भी कई बड़े आरोप लगाए, जिसका खंडन करते हुए या जिस पर पलटवार करते हुए तुहिन सिन्हा ने कहा कि हेमंत बिस्व शर्मा पर किसी इस तरह के आरोप नहीं है जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं। साथ ही तुहिन सिन्हा ने देश में तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया और उन्होंने रोजगार मेले का भी जिक्र किया। पिछले 16 रोजगार मेले में 10 लाख से ज्यादा नौकरियां युवाओं को दी गई हैं। मोदी सरकार में जॉब क्रिएशन के पूरे अप्रोच को बदला गया है। इसकी विस्तार से उन्होंने आंकड़ों के साथ जानकारी दी। मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मिड डे प्राइम के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की DD न्यूज पर। और बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने यह गिरफ्तारी की है। ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को किया गिरफ्तार। हम जानते हैं कि पिछले कई दिनों से ईडी छापेमारी कर रही है छत्तीसगढ़ में। ईडी की टीम चैतन्य को लेकर आ रही है रायपुर। ईडी की टीम चैतन्य से पूछताछ करेगी। कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है। ईडी ने एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज कराई है FIR और इस FIR में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का जिक्र है। इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ सोमेश जुड़ गए हैं। सोमेश, एक तरह से ईडी एक लंबी तलाश कर रही थी चैतन्य बघेल की। चैतन्य बघेल, भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व CM भूपेश बघेल ने कहा है कि ये दिन हमेशा याद रहेगा। हम ये भी आपको बता दें कि चैतन्य बघेल का आज जन्मदिन है। कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापेमारी के बाद चैतन्य को गिरफ्तार किया गया है। ईडी को नए सबूत मिलने के बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत दुर्ग जिले के भिलाई शहर में स्थित भूपेश बघेल के आवास पर छापेमारी की थी। ये पिता पुत्र का साझा आवास है और भूपेश बघेल के आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिसकर्मी और समर्थकों का जमावड़ा था जब चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है। सोमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमेश, क्या ताजा अपडेट आपके पास? ऋतु, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज सुबह जब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम सुबह जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास में करीबन 6 बजे के लगभग पहुंची। ईडी की टीम के साथ CRPF के जो जवान थे वो भी मौजूद थे। ईडी की टीम जब जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ छापेमार की कार्रवाई के लिए पहुंची हुई थी और इससे पहले ईडी की टीम ने मार्च 2025 में भी छापेमार की कार्रवाई की थी और उस कार्रवाई में जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं भूपेश बघेल, इनके पास से करीब 34 लाख रुपए बरामद किया गया था। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किया था, पेन ड्राइव बरामद की थी।
जिसके बाद ईडी की टीम अब दूसरी बार जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं इनके घर पहुंची हुई थी। और अभी जो हमारे पास जानकारी मिली है, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं भूपेश बघेल, इनके बेटे चैतन्य बघेल को भी जो ईडी की टीम ने अपने साथ लेकर रायपुर आ रही है। हालांकि ईडी के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि किस मामले में उन्हें हिरासत लिया गया है, लेकिन अभी ईडी की टीम उन्हें रायपुर लेके आ रही है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जाएगी। जो हमारे पास जो जानकारी मिली है, जो छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला हुआ था 2000 करोड़ रुपए का, इस मामले की जांच ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम कर रही है। और 2019 में ईडी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी गई थी कि छत्तीसगढ़ में 2000 से ज्यादा करोड़ का कथित शराब घोटाला हुआ था, जिसमें जो छत्तीसगढ़ के जो कई वरिष्ठ अधिकारी थे, कई शराब नेता घोटाले थे, में जिनका छत्तीसगढ़ नाम के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संलिप्तता और उनके बेटे की संलिप्तता के साथ ही चैतन्य बघेल को अब से थोड़ी देर पहले ही ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग के भिलाई शहर से चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है, जिसपे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और भूपेश बघेल ने भी विरोध किया और उन्होंने कहा है कि ईडी राजनीतिकरण कर रही है। तो तमाम आरोपों के बीच चैतन्य बघेल को ईडी ने अब गिरफ्तार कर लिया है। कुछ ताजा सबूत इस पूरे शराब घोटाले के मामले में ईडी को मिले, जिसके आधार पर चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमेश पूरी जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में लालू यादव के खिलाफ निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा है कि वो लालू यादव की अर्जी पर तेजी से सुनवाई करे। लालू यादव ने इस मामले में निचली अदालत में चल रही कार्रवाई के साथ साथ इस केस में दर्ज FIR और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी। 29 मई को दिए अपने आदेश में हाईकोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। हालांकि हाईकोर्ट ने उनका केस रद्द करने की मांग को पेंडिंग रखते हुए नोटिस जारी किया था, जिस पर आगे 12 अगस्त को सुनवाई होनी है। इस अंतरिम आदेश के खिलाफ लालू यादव ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। भारतीय नौसेना के बेड़े में आज निस्तार शामिल हो गया। विशाखापत्तनम के नेवल डॉकयार्ड में पहले स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट वेसल निस्तार को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की उपस्थिति में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। ये जहाज भारतीय नौसेना की गहरे समुद्र में गोताखोरी, बचाव और पुनर्प्राप्ति अभियानों को अंजाम देने की क्षमताओं को मजबूती देगा। निस्तार किसी भी अन्य समुद्री आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने में सक्षम है, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा और बचाव क्षमताओं में वृद्धि होगी। विस्तार अत्याधुनिक डाइविंग उपकरणों से लैस है, जिससे ये 300 मीटर तक की गहराई में गोताखोरी कर सकता है। निस्तार का डिजाइन और निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका शामिल होना भारतीय नौसेना की ताकत में एक बड़ी बढ़ोतरी है और यह भारत को उन वैश्विक नौसेनाओं की सूची में खड़ा करता है जिनके पास गहरे समुद्र में उन्नत बचाव और समर्थन क्षमताएं हैं। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने निस्तार की खूबियों को गिनाया। निस्तार की अत्यंत आधुनिकता प्रत्यक्ष भारत का और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा कदम है। ये आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, उस संकल्प को आपने पूरा किया है कि इंडिजिनस को बढ़ाना है, भारत को और आत्मनिर्भर बनाना है। उसका प्रमाण कि 120 MSME सेक्टर के लोगों का इसमें सहयोग है। एक बहुत बड़ा ये टारगेट था, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है देश के लिए।
और मिड डे प्राइम में बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। देखिए न्यूज पंच कृतिका के साथ। नमस्कार।